नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं मां भारती के एक ऐसे सच्चे सपूत के बारे में जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया मां भारती की सेवा में, मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने में। और ऐसे बहुत से सच्चे सपूत मां भारती के जिनको वो सम्मान देश में आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद नहीं मिला, बल्कि उल्टे उनके नामों को धूमिल करने की, छोटा करने की भरपूर कोशिश हुई। और मेनली किसकी तरफ से? उस समय जो सत्ता पक्ष में लोग थे, यानी कांग्रेस की तरफ से हुई। सीधी सीधी अगर जो बात की जाए तो सिर्फ महिमा मंडन अगर जो किसी का हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी और नेहरू जी के परिवार का हुआ। जितनी भी योजनाएं बनी विकास की, जितने भी जो भी नया डेवलपमेंट हुआ, सब इसी नेहरू गांधी फैमिली के नाम से ही हुआ। और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने एजेंडे को चलाने के लिए इन्होंने बाकी जितने भी वीर सपूत थे हमारे देश के, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सबके नाम को धूमिल किया। कलंकित करने में भी ये पीछे नहीं रहे। इसी में से एक खास नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर का। कितनी यातनाएं उन्होंने सही, क्या क्या नहीं अपने जीवन में सहा। लेकिन ऐसे सच्चे सपूत बिरले ही कभी किसी देश में होते हैं। सिर्फ मां भारती ही ऐसे सपूतों को जन सकती है, जन्म दे सकती है, और किसी देश में तो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। इतनी यातनाएं सहना, इतना कठिन जीवन, इतना लंबा संग्राम, और उसके बाद नाम को भी जो है धूमिल किया जाए, कलंकित किया जाए। अब जाकर के नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री वीर सावरकर के नाम से दिल्ली में एक कॉलेज की नींव रखने जा रहे हैं। ये वीर सावरकर कॉलेज कहलाएगा, जो दिल्ली के नजफगढ़ में बनेगा। और यहाँ पे जितनी भी मॉडर्न एजुकेशन की जितनी भी ब्रांचेस हैं, उनकी शिक्षा जो है छात्र ले सकेंगे। उच्च स्तरीय शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा जो है छात्र ले सकेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाएगा, डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा, डेटा मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा, और भी जितनी भी आज के युग की शिक्षा के लिए जरूरतें हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली एनसीटी जो नेशनल कैपिटल रीजन है, इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए सभी कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। और भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे, लेकिन टोटल 77 कॉलेजेस जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। इससे पहले जो अभी जो वीर सावरकर कॉलेज बनने जा रहा है, इससे करीब 30 साल पहले एक कॉलेज बना था। 30 साल से दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं बना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में ये कॉलेज बनने जा रहा है। यहाँ पे अगर जो हम देखें तो नॉर्थ कैंपस है और साउथ कैंपस है। जब हम नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब होता है सैचुरेशन ऑफ कॉलेजेस, यानी वैसे तो पूरी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस फैले हुए हैं, लेकिन अगर जो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की बात करेंगे, इसका मतलब नॉर्थ दिल्ली में एक वो कैंपस, वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा कॉलेजेस का सैचुरेशन है, सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, एक दूसरे की विसिनिटी में है, आसपास हैं, क्लस्टर है कॉलेजेस का। तो अगर जो हम नॉर्थ दिल्ली की बात करते हैं तो टोटल 16 कॉलेजेस हैं, 16, और साउथ कैंपस की बात करते हैं तो टोटल 25 कॉलेजेस हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में टोटल 77 कॉलेजेस हैं, और जो है 5 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है रिकॉग्नाइज करती है। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि कॉलेजेस या कैंपसेस सिर्फ साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में ही क्यों रहें,
तो अब दो कैंपस और भी एग्जिस्टेंस में आने जा रहे हैं, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस। जो ईस्ट कैंपस है आपका, वो बनेगा सूरजमल विहार में, ईस्ट कैंपस बन रहा है। और जो वेस्ट कैंपस बन रहा है, वेस्ट कैंपस बन रहा है, वो नजफगढ़ में बन रहा है। इसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो देश के वीर सपूतों के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आपको एक वाकया सुनाऊं तो जब वीर सावरकर की बात आती है, उनके बलिदान की बात आती है, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया इसकी बात आती, तो जितने कांग्रेस के लोग हैं, और आजकल तो आपने राहुल गांधी को विशेष तौर से देखा होगा, राहुल गांधी जो है वीर सावरकर का नाम लेंगे तो साथ में नेहरू का भी नाम लेंगे और कहेंगे नेहरू जेल गए आजादी के लिए। भाई वीर सावरकर जी जो है 9 साल 10 महीने तक सेल्यूलर जेल में रहे, काला पानी, इतनी यातनाएं सही, जिसने भी, सभी को पता है, सभी को ये उत्सुकता रहती है, क्योंकि ये नाम किसी के लिए अनजान नहीं होता है, सभी लोग इसकी जानकारी इकट्ठा कर ही लेते हैं कि काला पानी की सजा क्या होती थी। और एक बार नेहरू बस अपने ही जो है पार्टी या जो है अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए नाभा गए हुए थे। वहां पे पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और वहां पे उस जेल में उनको कुछ कठिनाई होती है। तो नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, वो वायस राय को लेटर लिखते हैं, जो उस समय इंडिया में ब्रिटेन के वायस राय होते हैं, उनको लेटर लिखते हैं कि उनके पुत्र को छोड़ दिया जाए। अब किस तरीके की जो है वायस राय और जो है मोतीलाल नेहरू के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, ये समझने की बात है। खैर, मोतीलाल नेहरू को एक वायसराय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट नेहरू को रिलीज करती है, लेकिन उनसे कहती है कि आपको एक बॉन्ड पे साइन करना होगा। तो चूंकि उन्होंने वहां पे नाभा में जाकर के कुछ अपना कार्यक्रम करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से नेहरू को गिरफ्तार किया गया था, तो वहां पे बॉन्ड पे साइन कराया जाता है मोतीलाल नेहरू से कि आप साइन करो कि आज के बाद नेहरू जो है नाभा नहीं आएंगे। और वो साइन करते हैं उस बॉन्ड पे। 12 दिन का जो है वहां कोई यातना नहीं थी, वहां पे सुविधाओं का अभाव था नाभा जेल में, और नेहरू बाहर निकल आते हैं। और स्वतंत्र वीर सावरकर जो है, सावरकर जी, वो 9 साल 10 महीने तक सेल्यूलर जेल में रहते हैं। आप देखिए जरा, बातें होती हैं कि जो है नेहरू जेल गए, इंदिरा जेल गई, ये जेल गए, वो जेल गए, 12 दिन जेल में नहीं रह पाए आप। और जहां जहां जेल जाते हैं, कभी आज तक किसी को एक पिक मिली हो जहां पे नेहरू को या ऐसे किसी भी नाम को पुलिस की लाठी पड़ रही हो? आजादी के पहले की मैं बात कर रहा हूं, स्वतंत्रता आंदोलन में। यानी ये तो इन लोगों के प्रोग्राम्स पहले से फिक्स होते थे, बल्कि ये तो सुरक्षा व्यवस्था में चलते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। जेलों में भी जाते थे तो इनका उच्च स्तरीय जो है इनके रहन सहन का ध्यान रखा जाता था। किस तरीके की जेल होती थी इनकी? जो वीर सावरकर जी ने जो है जो जेल काटी, और बाकी सबने जिन्होंने बाद में सत्ता का सुख भोगा, वो जो जेल की अवधि थी, या जेल का काटना था, या जेल में वो समय बिताना था, उस सजा का काटना था, इसमें कोई साम्य हो सकता है क्या? कोई तुलना भी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ बोल बोल करके, जोर जोर से बोल करके, और जो है जो वास्तविक हकदार थे उनको उस सम्मान से वंचित रखा गया, उनको उनका स्थान मिले लोगों के दिमाग में, दिल में, हमारी पुस्तकों में, हमारे इतिहास में, इससे वंचित रखा गया। और जो छद्मवेशी थे वो सारा का सारा लूट ले गए।
चाहे सम्मान हो या स्थान हो या कुछ भी हो, ऐसे बहुत से नाम आपके सामने मैं रख सकता हूं। भाई आजकल एक नाम चल रहा है अंबेडकर साहब का, जिसके लिए कांग्रेस ही जो है वो प्रदर्शन कर रही है। लेकिन आप सोचें, वही अंबेडकर साहब जो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नेहरू हर कोशिश करते हैं, पहले चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, पहली बात तो वो कैबिनेट में नहीं लिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1992 में जो है इलेक्शन संपन्न होते हैं पहले भारत के, देश आजाद होता है 1947 में। तो यानी 1947 में एक सरकार की व्यवस्था की जाती है, वो चुनी हुई सरकार नहीं होती, वो जनता की सरकार नहीं होती है, वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटियां जो होती हैं उनको जो है उनके अध्यक्षों को चुनना होता है। उसमें से सारे के सारे वोट मिल जाते हैं पटेल साहब को, एक दो इक्का दुक्का किसी और को वोट मिल जाते हैं, नेहरू को 0 वोट मिलता है। यानी पटेल साहब को जो है प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन जो है गांधी जी हस्तक्षेप करते हैं और नेहरू प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो उस सरकार की मैं बात कर रहा हूं जब तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब अंबेडकर साहब को जो है बनाने की बात आई कि अंबेडकर साहब को जो है मिनिस्ट्री में लिया जाए, तो नेहरू तैयार नहीं थे उसके लिए। वो तो बाद में उन्होंने लिया, क्योंकि जो है कुछ इंटरवेंशन हुआ लोगों की तरफ से, तो उनको लेना पड़ा। लेकिन उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए, उनको कोई, जब किसी को आप पूछोगे नहीं, किसी को उचित सम्मान नहीं दोगे, तो अंबेडकर ने रिजाइन कर दिया साल भर के अंदर अंदर। फिर जब पहला चुनाव हुआ, जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं, तो फिर अंबेडकर जो नेहरू जो है वो उन्हीं के किसी खास आदमी को, यानी अंबेडकर के किसी खास आदमी को अपने पाले में मिला करके अंबेडकर के खिलाफ उतार देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि अंबेडकर किसी भी तरीके से जीते नहीं, और अंबेडकर के खिलाफ जो है प्रचार करने के लिए स्वयं जाते हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए, और अंबेडकर जी हार जाते हैं। इतने वर्ष हो गए आजादी के, लेकिन आजादी के बाद जब तक कांग्रेस की सत्ता रही, हमारे संसद में सभी महापुरुषों के पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, चित्र लगे हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन अंबेडकर साहब का चित्र नहीं लगने दिया कांग्रेस ने। तो किस तरीके का अंबेडकर का सम्मान, भारत रत्न नहीं मिला इन लोगों ने, चाहे इंदिरा गांधी हो या नेहरू, इन्होंने अपने आप को ही भारत रत्न दे लिया, लेकिन अंबेडकर साहब को भारत रत्न नहीं मिला था। 1990 के आसपास जो है गैर कांग्रेसी सरकार आती है, जिसमें जो है एक साल के लिए करीब जो है चंद्रशेखर और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनको भाजपा समर्थन दे रही होती है। उस समय जो है भाजपा के प्रयासों से और आपसी सहमति से जो है अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया जाता है। आप किसी भी जो है भारत के सच्चे सपूत की बात ले लीजिए, कांग्रेस ने कब उन्हें सम्मान दिया, कब उन्हें स्थान दिया? नहीं दिया। दूसरे नाम ले लीजिए सरदार पटेल साहब, प्रधानमंत्री बनने का हक तो उनका था, सहमति तो उनपे थी, नेहरू जी के पक्ष में तो 0 लोग खड़े थे, लेकिन बनते हैं नेहरू जी। सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, उनका अंतिम सत्य आज तक किसी को नहीं पता चला। तो किसी का भी नाम ले लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ले लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय का ले लीजिए, जो जितने सच्चे देश के देशभक्त थे, उनके नाम को धूमिल छोटा करके रखा गया, बल्कि उनके नाम पे कलंक लगाने की भी कोशिश सदैव की गई कांग्रेस की तरफ से। तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि देश को उन्होंने जो है सिर्फ देश इन्हीं का है, इन्हीं के लिए है, ऐसी मानसिकता से ये लगातार जो है भरे हुए हैं और चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं था, देश की आजादी से पहले जो कांग्रेस थी वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, मंच था, जहां किसी को भी देश की आजादी में यदि अपना योगदान देना है तो उसे कांग्रेस के साथ ही जुड़ना था। तो उस समय सच्चे लोग कांग्रेस में थे,
लेकिन जब 1947 में नेहरू प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद पूरा कब्जा कांग्रेस पे नेहरू और गांधी फैमिली का हो जाता है, जो अब तक है। और कांग्रेस में जो भी जुड़ता है कांग्रेस से, उसे इनका गुणगान, महिमा मंडन, वंदना करनी पड़ती है। और आप देखते हैं लोग करते हैं, इस परिवार की महिमा और वंदन करना होता है। तो खैर, वीर सावरकर जी को जो सम्मान मिला, कितनी पुस्तकें लिखी उन्होंने। जो इनकी एक पुस्तक आई थी जो है 1857 का जो फर्स्ट रिबेलियन हुआ था, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उस पे पुस्तक आई थी, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस करके। तो वो आज भी हमारे लिए एक धरोहर है कि कैसे पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है कैसे खड़ा हुआ, और उसमें हमें क्या क्या मिला और क्या मिल सकता था, और किस वजह से वो चीज नहीं मिली। भाई, ऐसा कहा जाता है कि हम 1857 में भी आजाद हो सकते थे यदि हमारे देश के सारे राजे राजवाड़े, उस समय तो देश जो है राजे राजवाड़ों में बटा हुआ था, यदि सारे एकजुट होकर के जो है दम लगाते, साथ देते, तो देश जो है 1857 में आजाद हो चुका होता। तो हमें जो राष्ट्रवाद सिखाया, जो नेशनलिज्म सिखाया, जिसपे वर्तमान सरकार चल रही, इससे पहले तो इस शब्द को गाली बना दिया था कांग्रेस सरकारों ने, और जो है उनकी मीडिया जो है उनके मीडिया का जो गैंग है। भाई, राष्ट्रभक्त का मतलब राष्ट्र की पूजा करना, ये कहां से गाली हो गया? अपने आप को कोई भी, मोदी सरकार आने से पहले कोई भी अपने आप को जो है ये नेशनलिस्ट कहलाना नहीं चाहता था, राष्ट्रवादी कहलाना नहीं चाहता था। कह रही ये तो बड़ा नेगेटिव शब्द है, ये तो बड़ा बुरा शब्द है, मैं खलनायक बन जाऊंगा। बताइए, मतलब जिस चीज से आप नायक बनेंगे उसी को खलनायक बताया जाता था, दिमागों में जबरदस्ती भर दिया जाता था। तो अब तो जो सरकार है वो खुलेआम जो है सीना चौड़ा करके कहती है कि हाँ, हम नेशनलिस्ट हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रवादी जो है वीर सावरकर जी थे, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पूरे देश में आजकल किस हालात में है, वीर सावरकर का कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन सच छुप नहीं सकता है। तो कई बार क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की प्रशंसा की कि वो सच्चे देशभक्त थे। अब वो प्रशंसा राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो, या सत्य जुबान पे आ जाना हो, या उस तरीके की परिस्थितियां बन गई हो, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है वीर सावरकर का नाम लिया और कहा कि वो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, उस स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को जो है भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो कभी कुछ अच्छा बोल के नेहरू या जो है इंदिरा गांधी भी गई, या राजीव गांधी जो कुछ बोल के गए कभी अच्छा, राहुल गांधी को तो कुछ भी वैसा नहीं बोलना है। भाई, जितना वो अडानी अंबानी का नाम लेते हैं और बाकी उल्टे सीधे जाति वाती के मुद्दे उठाते हैं, वीर सावरकर पे भी वो उतने ही मुखर रहते हैं, और उनके नाम को कैसे छोटा किया जाए, बस इसी में उनका सारा प्रयास रहता है। लेकिन जो लोग वीर सावरकर को अपना हीरो, अपना नायक मानते हैं, चाहे वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हो गई, आप उनके साथ उनका समर्थन क्यों लेते हैं फिर चुनावों में? चाहे वो शरद पवार जी की एनसीपी हो गई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आप उनका समर्थन क्यों लेते हैं और जो है राज्य के चुनाव में या देश के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में? यदि वीर सावरकर से आपको इतना ऐतराज है तो ऐसे बहुत से नाम गिनाए जा सकते हैं। तो स्वार्थ में आकर के, लालच में, सत्ता के लालच में आकर के आप किसी हद तक समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर जो सच्चा सम्मान और सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आपको जो है जो सच्चे हकदार हैं, बताइए कितना क्रूर, निर्मम और राष्ट्र विरोधी ये काम है। जो राष्ट्र के रत्न रहे हैं, जो राष्ट्र के लाल रहे हैं, उनको उनके सम्मान और स्थान से ही वंचित रखा जाए वर्षों वर्षों तक। तो ये कांग्रेस करती आई है, और राहुल तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के ही करते हैं।
उन्हीं उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से जो है समझौता करते। मोदी जी ने इस बार चैलेंज दिया था कि उद्धव ठाकरे एक बार जो है बाला साहब ठाकरे की ही बड़ाई जो है राहुल गांधी के मुंह से करवा दे। तो ये चीज एक बार वीर सावरकर की ही बड़ाई करवा दे। तो खैर, हम अब देश जो है सच्चे वीरों को वो सम्मान, वो स्थान, वो पहचान दे रहा है। हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जो है उनकी महानता को पढ़ सकेगी, उनसे सीख ले सकेगी, उनको अपने आदर्श के रूप में स्थापित कर सकेगी अपने दिलों में, अपने दिमाग में। ये एक बहुत ही सार्थक, सकारात्मक और सफल प्रयास कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने जैसा पुस्तकों में देखा है, हमें यही पढ़ाने की कोशिश की गई कि मुगल कितने महान थे, या अकबर कितना महान था, या ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, वो कितना बड़ा प्रेमी था, और सभी को पता होगा उनकी कितनी बीबियां थी और बाकी सब क्या क्या था। और नहीं पता है तो बड़ी आसानी से पता किया जा सकता है। तो हमारे देश में कोई ऐसी कल्ट मूवी नहीं बनी जितनी मुगले आजम बनी थी, अकबर की जो है कि उसको लेकर के, कि अकबर को किस तरीके से उनको जो है एक बहुत जो है लार्जर देन लाइफ दिखा दिया जाए। क्या ऐसी हमारे सुभाष चंद्र बोस पे कोई मूवी बनी, और बनी तो हिट हुई? या इस स्केल पे बनी? वीर सावरकर जी पे बनी, सरदार पटेल पे बनी, सुभाष चंद्र बोस पे बनी? नहीं बनी है। तो अब समय आ गया है कि जो सच्चा हकदार है उसी की कद्र होगी। जिनको जबरदस्ती जो है बनाने की कोशिश की गई, चमकाने की कोशिश की गई, तो कांच को कितना भी चमकाओ वो हीरा नहीं हो सकता है, और हीरा पे कितना भी धूल मिट्टी जम जाए वो कांच नहीं हो सकता है। हीरा अपनी चमक के साथ ही रहेगा। ऐसे ही हमारे देश के जो हीरे हैं, अब उनकी चमक, उन पे जमी मिट्टी की परत हट रही है, छट रही है, और उनको उनका स्थान मिल रहा है। उनकी चमक जो है देश भर में, विश्व भर में व्याप्त हो रही है। हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। तब तक के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं YouTube पे नया हूं तो आपसे सहयोग अपेक्षित है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।